तो स्टूडेंट्स, आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से हम शुरू करते हैं अब सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में जहाँ शुरू हुआ है सेकेंड पेज पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो एक्सप्लेन करने के लिए है कि कोई पॉलिनोमियल या कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चेक करना है कि दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, या क्यों पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो देखते हैं कि जो कुछ लिखा है क्वेश्चन में, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इसका रीजन बताना है। तो 6 दिया है, हम आपको 3 सॉल्व करके या रीजन चेक करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं एफ एक्स नाम का एक एफ एक्स किसी भी फंक्शन या किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स के थ्रू, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। रीजन बताना है कि ये क्यों नहीं पॉलिनोमियल है। तो पहले तो इस दिए हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x, और सॉल्व करने पर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा लिखाएगा x² + 1। और आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब किसी टर्म को या किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर ले जाते हैं तो उसका एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाता है ना, और पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट कितना हो गया, -1 हो गया। नीचे डिनोमिनेटर से इसको ऊपर ले गए तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया, एक्सपोनेंट -1 हो गया। अब आप पीछे इसी एग्जाम्पल के जस्ट पहले फर्स्ट पेज पर लास्ट में बॉटम में नीचे देखिएगा, लिखा है कि वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इस टर्म में जो वेरिएबल है x, उसका एक्सपोनेंट -1 है ना। बट -1 तो एक निगेटिव इंटीजर है ना। जबकि होना क्या चाहिए, किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल तभी कहेंगे जब उसमें मौजूद वेरिएबल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना। पॉजिटिव इंटीजर भी हो, जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो वेरिएबल तो गायब हो जाएगा ना। तो जीरो को छोड़ के पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जबकि इस टर्म में क्या है, इसका एक्सपोनेंट निगेटिव इंटीजर -1 है ना, तो -1 एक निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए। इस दिए हुए एक्सप्रेशन को हम सॉल्व किए, दोनों का एलसीएम निकाले x, न्यूमरेटर में सॉल्व किए तो x² + 1, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए तो उसका एक्सपोनेंट प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 था। जब इसको ऊपर ले गए तो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। तो जब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट निगेटिव इंटीजर हो गया तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता ना। पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब उसमें मौजूद वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, रैशनल नंबर भी नहीं हो सकता है ना, या कोई भी दूसरा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इट हैज टू बी ए पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में लास्ट में सबसे नीचे देखिएगा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपके बुक का दूसरा एग्जाम्पल नहीं, हम एक और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। लेते हैं आपको एग्जाम्पल 3, है ना। एच वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस 6, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट डिफाइंड नहीं है, रूट लिखा हुआ है। तो रूट को अगर हटाएंगे तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में कि रूट हटता है तो जितना रूट होता है वो रेसिप्रोकल होके एक्सपोनेंट के फॉर्म में चला आता है। तो यहाँ पे रूट है 3, अंडर रूट कितना है 3, थर्ड रूट है, तो ये 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो ये रूट हटेगा तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/3। तो y का एक्सपोनेंट 1/3 माइनस 6। अब इसको लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल ये है ना, y, वेरिएबल y है, बट इसका एक्सपोनेंट होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, जबकि ये एक फ्रैक्शन है, या ये कहिए कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके होना चाहिए था। पॉजिटिव इंटीजर उसी को ना कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर, जबकि है कितना 1/3, जो कि एक फ्रैक्शन है, या ये कहिए कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ये नहीं चल सकता है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल जो लिखा है आपके बुक में, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। लिखा है कि बताइए ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्लास में, क्लास 8 में आप डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, है ना। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, है ना, तो यहाँ पर न्यूमरेटर है x+3 और डिनोमिनेटर है x+4। ठीक है, तो इसका मतलब x+3 को x+4 डिवाइड कर रहा है। एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, x+4 से x+3 को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को 1 से, तो आ जाएगा x+4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस से हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये x और x में से x घटा है, कैंसिल हो गया, और 3 में से -4 करेंगे तो बचेगा -1। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसका मतलब कहेंगे क्वोशंट कितना हुआ 1 और रिमाइंडर कितना हो गया -1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में x+3 को जब x+4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा -1। मतलब इस पूरे का रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना। इसका रिजल्टेंट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना होगा ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो या फिर इसको दूसरे तौर पे अगर ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+4 का एक्सपोनेंट -1। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए एक्सपोनेंट कितना आ गया, -1 आ गया, जबकि होना कितना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। -1 एक निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस x+4 का एक्सपोनेंट -1 है, तो इसका मतलब x का भी एक्सपोनेंट -1 है ना, इस पूरे ब्रैकेट का एक्सपोनेंट -1 है। इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो फिर
निगेटिव इंटीजर है, जबकि होना चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हम आपको जो कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स का समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कल हम आपको एक्सप्लेन किए थे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो किसी पॉलिनोमियल में डिग्री किसको कहते हैं? उस पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जाता है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला क्या है? ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, डिग्री के बेसिस पे। तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री 1 हो सकता है, मतलब उसका वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 हो सकता है। जैसे पहला लिखते हैं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जब वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो तो उसको, किसी पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल का एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला एक्सपोनेंट अगर 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं x+5। अब बोलिएगा सर यहाँ पे एक्सपोनेंट कहाँ लिखा है? कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंट तो 1 है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना हुआ? 1। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा, क्वाड्रेटिक, ए छूट गया, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो, है ना। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे 3x प्लस 5x² माइनस 9। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म्स कौन कौन सा है? ये है और ये है ना। बट डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री उस टर्म को देखेंगे जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट हाईएस्ट है। तो वो टर्म जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट हाईएस्ट है वो है 5x², क्योंकि यहाँ पे x का एक्सपोनेंट हाईएस्ट कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 1। कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हुआ? 1 हुआ कि 2 हुआ? 2 बड़ा है ना, 2 बड़ा है ना। तो इस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? तो 2, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। तो वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का है 2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा, आता है, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बेसिस हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिग्री जब भी चेक करेंगे तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें
वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 हो वैसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 9x³ माइनस 15। ठीक है, अब देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल में इस टर्म में तो वेरिएबल है नहीं, इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है और इस टर्म में भी वेरिएबल है, लेकिन तीनों टर्म्स में वो टर्म जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो है 9x³। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 1, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 2। एक्सपोनेंट मतलब रेस टू नहीं लिखते हैं ऊपर में, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 2, इस टर्म में x का एक्सपोनेंट है 1, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 3, तो हाईएस्ट कितना हुआ 2 हुआ कि 1 हुआ कि 3 हुआ, हाईएस्ट 3 हुआ ना। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हुआ 3, इसीलिए वो पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 हो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा पे आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 हो वैसे पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, या ये कहिए वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो वैसे पॉलिनोमियल को हम, जब एक्सपोनेंट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट का क्या मतलब है उस पॉलिनोमियल का डिग्री, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, या दूसरे तरफ से कहें तो एक वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 हो वैसे पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, 3x माइनस 5x³ प्लस 6x² माइनस 11x का एक्सपोनेंट 4 माइनस 20। इसमें वेरिएबल वाला टर्म कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये चार टर्म ऐसा है जिसमें वेरिएबल मौजूद है, बट ध्यान से देखेंगे सभी में एक्सपोनेंट तो वेरिएबल का है, पर हमको कौन सा टर्म देखना है जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 हाईएस्ट है, 3 हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है कि 4 हाईएस्ट है। 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, सबसे बड़ा 4 है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हुआ 4, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 4। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो या उस पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 हो वैसे पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब वेरिएबल के एक्सपोनेंट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल के डिग्री के अलावा और क्या होता है, पॉलिनोमियल में मौजूद नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कितना टर्म है। टर्म क्या होता है ये हम आपको पहले के वीडियो में समझा चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल को हम टर्म्स के गिनती के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो क्या क्या कह सकते हैं, है ना। पहला, मोनोमियल, वन टर्म, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, है ना, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म मौजूद हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे 4x केवल एक टर्म है ना, ये एक मोनोमियल है। अगर हम केवल कांस्टेंट लिखें 5, हम बताए थे कि अगर कांस्टेंट भी लिखे हैं तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल नहीं है ना, ये केवल कांस्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल कांस्टेंट हो,
या जिसमें केवल वेरिएबल कैरिंग टर्म हो, या जिसमें दोनों हो, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल कैरिंग टर्म दोनों हो। तो ये भी एक एग्जांपल है मोनोमियल का, ये भी एक एग्जांपल है मोनोमियल का। ठीक है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें टू टर्म्स होता है। कितना टर्म होता है? टू टर्म्स होता है। तो एक इसका एग्जांपल लिखते हैं, 3x-5 है ना, 4y-7 है ना। अब ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें दो टर्म है, वेरिएबल कैरिंग टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। इसमें भी देखिए वेरिएबल कैरिंग टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। अब आप कहिएगा सर इसमें केवल कांस्टेंट क्यों नहीं है, इसमें केवल वेरिएबल क्यों नहीं है? अगर केवल वेरिएबल होगा तो दो मिला के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ना हो जाएगा। जैसे देखो मान लो हम ऐसा लिखते हैं 3x+5x, तो ये दोनों जुट न जाएगा, दोनों लाइक टर्म ना है। 3x और 5x मिला के कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। तो ये मोनोमियल ना हो गया, तो बाइनोमियल नहीं ना होगा। बाइनोमियल जब भी होगा तो उसमें दो टर्म होगा, और दो टर्म ऐसा होना चाहिए जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो, माने लाइक टर्म ना हो। केवल कांस्टेंट नहीं हो सकता है, केवल वेरिएबल कैरिंग टर्म नहीं हो सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है बाइनोमियल का, ये भी एग्जांपल है बाइनोमियल का। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। अब वैसे ही ट्राइनोमियल होता है, इसमें कितना टर्म होगा? 3 टर्म होगा, है ना। देखो नाम में ही दिख रहा है ट्राई, है ना, कहते हैं ना जी ट्राई साइकिल, रिक्शा, रिक्शा बैठ के नहीं जाते हैं, 3 पहिया होता है उसमें, इसलिए इसको ट्राई साइकिल कहते हैं। ट्राई एंगल, 3 एंगल वाला, है ना। तो ट्राई से ही दिख रहा है कितना टर्म है? 3 टर्म है। तो एग्जाम्पल 3x² - 2x + 11, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। अब अगर मान लो ये दोनों अगर एक सिमिलर लाइक टर्म लिख देते, जैसे 3x - 2x लिखते, तो ये दोनों सॉल्व होके एक ना हो जाता, तो एक और एक दो ही ना टर्म बच जाता, तो वो फिर बाइनोमियल ना हो जाता। ठीक है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब ये दोनों अगर लाइक होता, मान लो अगर यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर दें, यहाँ पर भी 2x² कर दें, तो 3x² - 2x² सॉल्व करके एक बच जाएगा ना, x²। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? x² +1, तो x² +1 +11, सॉरी 11, तो x² +11 दो ही टर्म ना हो गया, तो बाइनोमियल ना हो जाएगा। तो कभी भी लाइक टर्म नहीं होना चाहिए, तीनों टर्म में से कोई भी दो लाइक टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में जुड़ना या घटाना नहीं चाहिए, नहीं तो दो मिला के एक हो जाएगा, तो वो उसका टर्म का संख्या एक कम ना हो जाएगा, तो फिर ट्राइनोमियल से बाइनोमियल हो जाएगा। वैसे ही 4 टर्म वाले को कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, है ना। इसमें कितना टर्म होगा? 4 टर्म होगा। ठीक है, तो 4 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं हम क्वाड्रिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। 2 टर्म वाला बाइनोमियल, एक टर्म वाला मोनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स छूट गया है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स की गिनती के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, है ना। पेंटानोमियल होता है ना, हेक्सानोमियल होता है। पेंटानोमियल में 5 टर्म हो गया, हेक्सानोमियल में 6 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस एग्जाम्पल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं है इसका,
बस नाम है, नाम पता होना चाहिए कि एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, दो टर्म वाले को क्या कहते हैं, तीन टर्म वाले को क्या कहेंगे, चार टर्म वाले को क्या कहेंगे। वैसे ही अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल को तो उसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री वाले को क्या कहेंगे, 3 डिग्री वाले को क्या कहेंगे, 4 डिग्री वाले को क्या कहेंगे। इसका यूज़ आपको बेसिकली 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत ज़रूरत है इसका, तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो इसका बात करेंगे। अभी केवल आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया गया है। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में मौजूद जो भी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला है वो लगभग एक्सप्लेन हो चुका है। अब बस 2 चीज़ और लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट हो, वेरिएबल कैरिंग टर्म हो ही ना, उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक लिखा हुआ है जीरो पॉलिनोमियल। अगर केवल कहीं पर जीरो लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिख ही देते हैं। अगर केवल मान लीजिए जीरो लिखा हुआ है ना, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये कैसा है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। इसमें ना कांस्टेंट टर्म है ना वेरिएबल है। वैसे ही जब केवल मान लीजिए हम लिखे हुए हैं -10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें -10 के साथ कोई भी वेरिएबल कैरिंग टर्म नहीं है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है, मतलब एक्सप्लेन करने वाला पार्ट, कंसेप्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है जो न्यू बुक के एडिशन के हिसाब से आपके बुक में टोटल नंबर ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो दिया हुआ है वो है 6 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो आज का आपका होमवर्क है, जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2A के पहले, है ना, वो सारा सॉल्व एग्जाम्पल आप आज बना लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में, इनफैक्ट वो सॉल्व एग्जाम्पल है, तो सॉल्व एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं होता है कि उसको देख के उतार लीजिए। देख के उतारने से आपको नहीं आएगा, है ना। आपको देखना है कि कैसे बनाया हुआ है, देख कर समझ लीजिए कैसे बनाया हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को सेपरेटली पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा। आपको सोल्यूशन उसका हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे बनाकर। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बन जाए बहुत अच्छा, जो नहीं बने आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका होमवर्क है सॉल्व एग्जाम्पल 1 to 6, 1 से लेके 6 तक, एक्सरसाइज 2A के पहले सॉल्व एग्जाम्पल 1 से लेके 6 तक आपका होमवर्क है। सभी लोगों के पास न्यू एडिशन बुक होना चाहिए। अगर ओल्ड एडिशन बुक है तो उसमें क्वेश्चंस की संख्या कम होगी, उसमें मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप न्यू एडिशन का बुक यूज करिए, और हम आपको ग्रुप में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर दिए हैं शुरुआत में। पहला पोस्ट चेक करिएगा, लिखा हुआ है, मतलब भेजा हुआ है उसमें। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं अगर बुक आपके पास फिलहाल नहीं है तो। हालांकि कोशिश करिएगा जल्द से जल्द बुक ले लीजिएगा, बुक रहेगा तो आसानी रहेगा आपको बनाने में। मोबाइल से बार बार देखने में, पेज पलटने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल है आप उसको बनाइए, सॉल्व एग्जाम्पल 1 से लेके 6 तक। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो आप सेपरेटली ग्रुप में 2 एडमिन नंबर है, दोनों एडमिन नंबर में से किसी भी एडमिन नंबर पे आप क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिखकर सेंड कर दीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।